कब्रिस्तान एक ऐसा नाम जिसे सुनकर लोगों के दिमाग में ज्यादातर बुरे ख्यालात ही आते हैं। मौत, डर, मिट्टी, और ये लाजमी भी है। पर अगर मेरी माने तो इंसान को डरना मुर्दों से नहीं बल्कि जिंदा लोगों से चाहिए। आज की ये कहानी भी कब्रिस्तान की है। सच या झूठ ये आप तय करें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। रात के कोई 9 बज रहे थे जब अहमद ने निशांत के घर से विदा ली। बाहर आसमान साफ था, चांद पूरा निकला हुआ था, मगर उस रोशनी में भी रात की वो खामोशी थी जो 80 के दशक के गांवों में हुआ करते थे। जैसे दुनिया किसी ने मुट्ठी में भींच ली हो। कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं, बस दूर कहीं कुत्तों का रोना और हवा का वो धीमा सा सरसराना जो खेतों से होकर गुजरता था। निशांत दरवाजे पर खड़ा रहा देर तक। अहमद भाई रुक जाओ, एक रात, सुबह चले जाना। अहमद ने साइकिल का हैंडल थाम लिया और मुस्कुराया। अरे यार, माँ अकेली है, फिक्र होगी उसे। तुम चिंता मत करो, 8 किलोमीटर ही तो है। वो रास्ता है ना बीच में। अरे यार बस करो। अहमद ने हंसते हुए पैडल मारा। कुछ नहीं होता। निशांत कुछ देर दरवाजे पर खड़ा रहा, उसे जाते देखता रहा, फिर अंदर चला गया। अहमद मियाँ की उम्र उस वक्त कोई 35-36 रही होगी। कद दरमियाना, रंग के हुआ, चेहरे पर एक मामूली दाढ़ी जो ना पूरी उगी थी ना पूरी कटी थी। शहर के चौक के पास एक छोटी सी दर्जी की दुकान थी उनकी, अहमद टेलर्स, जहां वो सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक बैठते थे, कपड़े सीते थे, बातें करते थे, चाय पीते थे। जिंदगी सादा थी मगर सुकून से भरी हुई। निशांत उनका पुराना दोस्त था। दोनों साथ पढ़े थे बचपन में। फिर जब अहमद शहर में रहने लगे और निशांत अपने गांव में, तो दोस्ती कम नहीं हुई, बस मुलाकातें कम हो गई। निशांत के बड़े भाई की शादी थी आज। बरसों बाद ऐसा मौका था जब दोनों पूरा दिन साथ रहें, खाना खाया, हंसे, पुरानी यादें निकाली। मगर अब रात हो गई थी और अहमद को घर जाना था। साइकिल के पहिए सड़क पर चलते रहें। कच्चा रास्ता था, बीच बीच में पत्थर, बीच बीच में गड्ढे। चांद की रोशनी में सब कुछ अजीब सिलौटी रंग में नहाया हुआ था। खेत, पेड़, दूर दिखती झोपड़ियाँ। अहमद को अच्छा लग रहा था। शादी की रौनक, खाना, दोस्त की मुस्कुराहट, सब कुछ मन में ताज़ा था। वो धीरे धीरे पैडल मारते हुए चले जा रहा था। कभी कभी ज़बान पर कोई पुरानी फिल्म का गाना आ जाता था जिसे वो धीरे धीरे गुनगुना देते थे। करीब 3 किलोमीटर निकल आए होंगे जब पीछे से एक अजीब आवाज़ आई। एक झटका लगा साइकिल को। अहमद ने ब्रेक लगाया, उतरे, झुक कर देखा। पिछला टायर बिल्कुल पिचक गया था। कोई कील रही होगी या कांच। इस उम्र में भी टायर अचानक इस तरह बैठ जाते हैं, बिना बताए, बिना इजाज़त मांगे। अहमद ने एक लंबी सांस ली, साइकिल को सड़क के किनारे लगाया और इधर उधर नज़र दौड़ाई। आगे रास्ता जाता था, पीछे रास्ता जाता था। कोई घर नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस खेत, और खेतों के उस पार अंधेरा। तभी उनकी नज़र बाईं तरफ गई। एक पुरानी दीवार थी, टूटी हुई, काई लगी हुई।
उस दीवार के पार कुछ थे, पत्थर छोटे छोटे जमीन पर गड़े हुए। चांद की वो रोशनी में पत्थर चमक रहे थे, एक फीकी बेजान चमक के साथ। कब्रिस्तान। अहमद को याद आया, हाँ, इस रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान पड़ता है। गांव वाले बताते थे कि ये बहुत पुराना है। कुछ कब्रें तो इतनी पुरानी है कि उन पर लिखे नाम भी मिट गए हैं। उन्होंने साइकिल वहीं खड़ी की और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। वापस जाना मतलब 3 किलोमीटर पैदल निशांत के घर तक, आगे जाना मतलब 5 किलोमीटर पैदल अपने घर तक। साइकिल यहाँ नहीं छोड़ सकते थे। वो कब्रिस्तान की दीवार के सहारे बैठ गए। सोचा थोड़ा सुस्ता लेते हैं, शायद कोई रास्ता निकल आए। रात में एक अजीब सी चुप्पी थी, वो चुप्पी जो कानों में घुसती है और एक अनजाना सा भारीपन छोड़ देती है। दूर एक उल्लू बोला। खेतों में हवा चली तो फसल की पत्तियां आपस में फुसफुसाईं। अहमद ने जेब से बीड़ी निकाली, माचिस जलाई और तभी उन्हें वो आवाज आई। पहले उन्हें लगा कि वो सुन नहीं पाए सही से, हवा की आवाज होगी या कोई जानवर होगा खेतों में, मगर आवाज फिर आई। वो एक इंसानी आवाज थी, धीमी दबी हुई, जैसे किसी गहरी जगह से आ रही हो। कोई शब्द नहीं थे उनमें शुरू में, बस एक गुनगुनाहट, एक करहा, एक ऐसी आवाज जो ना रोने जैसी थी ना बोलने जैसी। अहमद की बीड़ी रुक गई होठों पर। वो उठकर खड़े हो गए, कब्रिस्तान की टूटी दीवार के पार देखने की कोशिश की। चांद की रोशनी थी मगर अंदर पेड़ों की वजह से अंधेरा था। कौन है? उन्होंने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। वो एक पल रुके, फिर सोचा शायद कोई बीमार है, कोई गिर पड़ गया होगा रात में, या कोई बुजुर्ग भटक गए हों। दीवार में एक जगह थी जहां से ईंटें हट गई थीं, एक छोटी सी दरार, काफी थी इंसान के लिए निकलने के लिए। अहमद उस दरार से अंदर घुसे। कब्रिस्तान के भीतर का माहौल बाहर से अलग था। बाहर हवा थी, यहाँ हवा रुकी हुई लगती थी। पेड़ पुराने थे, घने थे, उनकी जड़ें जमीन को तोड़ मरोड़ कर ऊपर आए हुए थे। कब्रें एक हद तक व्यवस्थित थीं, फिर आगे जाने पर बेतरीब हो जाती थीं। आवाज फिर आई, इस बार साफ थे और इस बार अहमद के पांव रुक गए, क्योंकि वो आवाज उनकी अपनी थी। ये बात समझना मुश्किल है जब तक आप खुद उस जगह पर ना हो। किसी दूसरे की आवाज सुनकर आप कह सकते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मगर जब आप अपनी ही आवाज किसी और दिशा से सुनते हैं तो दिमाग एक पल के लिए ठहर जाता है, जैसे कोई घड़ी बंद हो जाए। अहमद को याद है वो लम्हा। वो कहते हैं कि उन्हें लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने एक बार अपने गले को हाथ लगाया, जैसे यकीन करना चाहते हो कि उनकी अपनी आवाज उनके पास है। आवाज एक पुरानी कब्र से आ रही थी। कब्र बड़ी पुरानी थी, पत्थर काला पड़ गया था, उस पर कुछ लिखा था, मगर इतनी रात में और इतने अंधेरे में पढ़ा नहीं जा सकता था। आसपास घास उगाई थी, लंबी और गहरी हरी। अहमद वहां से भागना चाहते थे, दिल कह रहा था जाओ, यहाँ मत रुको, मगर पाँव नहीं उठे, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें वहीं रोक दिया हो। और आवाज थमती नहीं थी। वो आवाज उनकी थी, बिल्कुल उनकी, उनका लहजा, उनकी बोली,
वही थोड़ी सी कर्कशता जो उनकी आवाज में थी जब वो ज्यादा थके हुए होते थे। मगर आवाज क्या कह रही थी ये समझ में नहीं आ रहा था। अहमद ने हिम्मत की, एक कदम आगे बढ़ाया, फिर एक और। कब्र के पास घुटनों के बल बैठ गए और कान लगाया। जमीन ठंडी थी, घास नम थी। उस रात अक्टूबर का महीना था और अक्टूबर की रातें उस इलाके में काफ़ी ठंडी हो जाती हैं। अहमद ने कान लगाया कब्र की मिट्टी पर। आवाज़ अब और साफ थी और वो शब्द बना रहे थे, माँ को बताओ। अहमद के रोंगटे खड़े हो गए। माँ को बताओ मैं यहाँ हूँ। वो उछल कर खड़े हो गए। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उन्हें अपनी छाती में दर्द महसूस हुआ। उन्होंने एक बार पूरे कब्रिस्तान पर नजर डाली। कोई नहीं था, बस वो थे, पेड़ थे और कब्रें थीं। और वो आवाज़, उनकी अपनी आवाज़ ज़मीन के नीचे से। अब एक बात जो अहमद ने बाद में कई लोगों को बताई और जो इस किस्से को महज एक डरावनी कहानी से अलग करती है, वो ये थी कि उन्होंने भागने की कोशिश की। वो मुड़े, दीवार की तरफ चलें, दरार नजर आई, मगर जैसे ही वो दरार के पास पहुंचे, आवाज तेज हो गई। अहमद, उनका नाम। वो रुक गए। दुनिया में ऐसे लम्हे आते हैं जब इंसान का हर तर्क, हर अक्ल, हर समझदारी एक तरफ हट जाती है, जब सिर्फ वो आदिम हिस्सा बचना चाहता है जो ना सोचता है ना समझता है, बस महसूस करता है। अहमद को उस लम्हे में एक बहुत पुरानी याद आई। उनकी माँ जो हर रात सोने से पहले कहती थी, बेटा अगर कभी कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए और तुम पहचानो नहीं तो जवाब मत देना। मगर ये आवाज उनकी अपनी थी। अहमद सुनो। वो पलटे, नहीं जानते क्यों, शायद इसलिए कि इंसान अपनी आवाज से डर कर नहीं भाग सकता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई धागा खींचता है। वो वापस उस कब्र के पास आए। उन्होंने झुक कर देखा। कब्र का पत्थर एक तरफ से थोड़ा उठा हुआ था। ये बात उन्होंने पहले नहीं देखी थी, या देखी थी तो ध्यान नहीं दिया था। पत्थर और मिट्टी के बीच एक दरार थी, बहुत पतली, उंगली भी ना जाए, और उस दरार से आवाज आ रही थी, जमीन के नीचे कुछ है, मेरे नीचे कुछ है। अहमद को लगा उनका दिमाग जवाब दे गया, मगर एक बात हुई उस वक्त जो उन्हें आज तक याद है। आवाज का लहजा बदल गया। वो अब डरी हुई नहीं थे, वो खबरदार करने वाली थे। यहां मत रहो, जाओ यहां से। अहमद की समझ में कुछ नहीं आया। कौन तुम? उन्होंने धीरे से कांपती आवाज में पूछा। मैं तुम हो और तुम मैं हो, मगर अभी यहां खड़े मत रहो, यह फर्क हमेशा के लिए मिट जाएगा। ये बात इतनी अजीब थी कि अहमद ने बाद में सोचा, क्या वो सपना देख रहे थे? क्या थकान और रात की तन्हाई ने उनका दिमाग चकरा दिया था? क्या उन्होंने शादी में ऐसा कुछ खा पी लिया था जिसका असर हो रहा था? मगर जमीन की ठंडक हकीकी थी, घुटनों में दर्द हकीकी था, दिल की धड़कन हकीकी थी, और वो आवाज, वो बेहद असली थी। तभी कब्रिस्तान में कुछ और हुआ। एक कुत्ता जो अब तक ना जाने कहां से आया, शायद दीवार के पास से, अचानक जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज में वो हिस्टीरिया था,
जो जानवरों में तब आ जाता है जब वो कुछ ऐसा देखते हैं जो इंसानी आंखें नहीं देख सकती। अहमद ने पलट कर देखा। कुत्ता कब्रिस्तान के एक कोने की तरफ भौंक रहा था। वहाँ एक पुराना पेड़ था जिसकी शाखाएं रात में किसी टूटे हुए हाथ की तरह फैली हुई थीं। उस पेड़ के नीचे कुछ था। अहमद को पहले लगा परछाई है, मगर परछाई हिल नहीं सकती जब चांद शांत हो। वो हिल रही थी, धीरे धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई खड़ा है और सांस ले रहा है। इस किस्से में एक मोड़ यहाँ आता है जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। अहमद ने उस परछाई को नहीं देखा, मतलब ये कि उनकी आंखें उस पर नहीं पड़ी, मगर उनका दिमाग उसे प्रोसेस करने से इनकार कर रहा था। इंसानी दिमाग के साथ यही होता है। कुछ चीज़ें इतनी बाहर की होती हैं हमारी समझ से कि आंखें देखती है मगर दिमाग रजिस्टर नहीं करता। बाद में जब उन्होंने ये किस्सा सुनाया तो उन्होंने कहा, मैंने देखा मगर मैंने देखा नहीं। कुत्ता अब और तेज भौंक रहा था और कब्र की आवाज़ अब खामोश हो गई थी। वो खामोशी उस आवाज़ से ज़्यादा डरावनी थी। अहमद के पांव उठे, इस बार रुके नहीं। वो दीवार की तरफ दौड़े, दरार से बाहर निकले और बाहर आकर इतनी ज़ोर से गिरे कि घुटना छिल गया। उन्होंने पलट कर नहीं देखा। साइकिल उठाई, पिचका टायर और सब, और खींचते हुए चलने लगे, तेज कदमों से, जितनी तेजी से चल सकते थे। 5 किलोमीटर पैदल चले, बिना रुके, बिना पीछे देखे। घर पहुंचे तो माँ जाग रही थी। दरवाज़ा खोला, बेटे को देखा, रंग उड़ा हुआ, पसीना, घुटने से खून, तो तुरंत बोली, क्या हुआ? अहमद अंदर आए, दरवाज़ा बंद किया, माँ के पास बैठ गए। कुछ नहीं बोले देर तक। माँ ने पानी दिया, घुटनों पर पट्टी की। माँ ने पूछा नहीं दोबारा। माँएं जानती हैं कब चुप रहना होता है। रात भर अहमद को नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह निशांत आया। उसे किसी ने खबर दी थी कि अहमद रात भर पैदल आए। अहमद ने उसे सब बताया। निशांत ने सुना, चुपचाप, बीच में एक बार भी नहीं हंसा, नहीं टोका। जब अहमद चुप हुए तो निशांत ने एक लंबी सांस ली। वो कब्रिस्तान, वो पुराना है, बहुत पुराना। हमारे गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि वहाँ एक कब्र है, किसी ऐसे शख्स की जिसे जिंदा दफनाया गया था। अहमद ने उसे देखा। कब की बात है? बहुत पुरानी, अंग्रेज़ों के ज़माने से भी पहले की। कहते हैं वो शख्स एक दर्जी था। किसी गलतफहमी में उसे, बस इतना ही पता है। कमरे में एक सन्नाटा उतर आया। दर्जी, अहमद दर्जी थे। ये इत्तेफाक था या कुछ और, ये तय करना मुश्किल है। मगर एक बात अहमद ने उस दिन के बाद हमेशा कही कि उस रात कब्र से आई आवाज़ उन्हें बुला नहीं रहे थे, वो उन्हें भेज रहे थे, जाओ यहाँ से। क्योंकि अगर वो वहाँ रुक जाते उस परछाई के करीब, उस अंधेरे में, तो शायद वो वापस ना आते। ये बात अहमद की माँ ने सुनी तो उनकी आंखें भर आई। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, रात को सफ़र मत करो। मुर्दे सोते नहीं रात को, और कभी कभी वो ज़्यादा शरीफ होते हैं जिंदों से। उस कब्रिस्तान से अहमद फिर कभी नहीं गुजरे। रास्ता बदल लिया, थोड़ा लंबा था मगर उन्हें परवाह नहीं थी। साइकिल का टायर उन्होंने अगले दिन ठीक करवाया। दुकान पर वापस गए, कपड़े सिए, चाय पी। जिंदगी वैसी ही रही,
शादी मामूली, मगर एक बात बदल गई। अहमद अब कभी भी रात में अकेले सफ़र नहीं करते थे, और जब भी कोई उनसे पूछता कि क्यों, तो वो बस मुस्कुरा देते थे। कुछ तजुर्बे बयां नहीं होते, बस महसूस होते हैं। और कुछ आवाज़ें, चाहे वो आपकी अपनी ही क्यों ना हो, सुनने के बाद आदमी पहले जैसा नहीं रहता। किस्सा खत्म, मगर वो कब्र आज भी है। और कहते हैं आज भी रात को उस पुराने रास्ते से गुजरने वाले कभी कभी रुक जाते हैं अपनी ही आवाज़ सुनकर। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या अहमद के साथ वो सब सच में हुआ था, या फिर ये सब बस उसका एक वहम मात्र था? मैं आपकी राय कमेंट बॉक्स में जानना बेहद ही पसंद करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दिसंबर का आखिरी हफ्ता था। दार्जिलिंग में सर्दी उस वक्त सिर्फ ठंड नहीं होती, वो एक जिंदा चीज़ होती है। हवा में एक भारीपन होता है, जैसे पहाड़ों ने अपने सीने में कुछ दबा कर रखा हो और सांस छोड़ना भूल गए हो। करण जब पहली बार ट्रेन से उतरा था तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर ठंडे पानी में भीगा कपड़ा दे मारा हो। करण उस वक्त कोई 25-26 साल का था। उसके बड़े भाई राहुल किसी चाय बागान से जुड़े कारोबारी मामले में आए थे। राहुल की पहचान के साहब थे दार्जिलिंग में, जिनसे मिलना बेहद ज़रूरी था। करण का काम था बस साथ आना, कोई मकसद नहीं, बस सफ़र का हम सफ़र। वो दोनों माल रोड के करीब एक छोटे से होटल में रुके। होटल का नाम था हिल क्रेस्ट लॉज। पुराने किस्म की इमारत, लकड़ी की सीढ़ियाँ, खिड़कियों पर भारी पर्दे और एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ पहाड़ी जगहों में मिलती है। कमरा नंबर 7 में दोनों का सामान रखते रखते शाम हो गई। राहुल ने कोट चढ़ाया, मफलर बांधा और बोला कि वो रात तक लौट आएगा। करण अकेला रह गया। पहले तो वो कमरे में ही लेटा रहा, छत को देखता रहा। उसमें एक पुरानी दरार थी जो दीवार से शुरू होकर बल्ब के पास तक जाती थी, जैसे किसी ने अंधेरे में उंगली खींची हो। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी जिसकी सुगंध में नेफ्थलीन की गोलियां और पुराना लकड़ी का धुआं मिला हुआ था। खिड़की के बाहर रुई जैसा कोहरा था जो रह रहकर उठता और उतरता था। करण को बोरियत महसूस होने लगी। उस जमाने में मोबाइल फ़ोन की बात करना बेमानी थी। वो दौर था जब शाम काटने के लिए या तो किताब चाहिए थी या कोई हम सफ़र। ना किताब थी ना हम सफ़र। उसने सोचा थोड़ा बाहर निकलता हूँ, आसपास देख लेता हूँ। दार्जिलिंग आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो देखना चाहिए। नीचे उतरते वक्त रिसेप्शन पर एक बुजुर्ग सज्जन बैठे थे। उनका नाम था प्रेम बहादुर। कद में ठिगने, चेहरे पर गहरी लकीरें, आंखों में वो सतर्कता जो सिर्फ पहाड़ों में रहने वाले लोगों की होती है। उन्होंने करण को जाते देखा तो अपनी कुर्सी पर थोड़ा सीधे होकर बैठ गए। कहाँ जाना है बाबू? उन्होंने पूछा। बस थोड़ा घूमना है आसपास। प्रेम बहादुर ने एक पल उसे देखा, फिर मेज की दरार से एक पुरानी टॉर्च निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। ये रख लो और सुनो, माल रोड की तरफ जाओ, नीचे की तरफ मत उतरना। जंगल की तरफ तो बिल्कुल भी मत जाना। रात में यहाँ रास्ते एक जैसे लगते हैं। कोहरा है, ठंड है, और इस हफ्ते, उन्होंने एक पल रुक कर कहा, इस हफ्ते वैसे भी मत जाना।
करण ने मुस्कुराकर टॉर्च ले ली। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। प्रेम बहादुर ने कुछ और नहीं कहा, बस उसे जाते देखते रहे। बाहर निकलते ही ठंड ने गले को जकड़ लिया। दिसंबर की उस शाम दार्जिलिंग में सूरज ना डूबता था, बस रोशनी धीरे धीरे कोहरे में घुल जाते थे, जब तक कि सब कुछ धुंधले भूरे रंग में तब्दील ना हो जाए। सड़क पर कुछ दुकानें थीं जो बंद हो रहे थे। एक दो चाय की टपरियां अभी भी खुली थीं, जिनकी चिमनियों से धुआं उठ रहा था। चाय के बगानों की वो खास महक हवा में थी। कच्ची घास और पानी और पत्तियों का मिला जुला असर। करण चलता रहा। माल रोड की रौनक से थोड़ा आगे निकल गया। जहां दुकानें खत्म हुई, वहां से एक संकरा रास्ता नीचे उतरता था। उसके दोनों तरफ लंबे लंबे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं ऊपर आकर एक तरह की छत बना लेती थे। कोहरे में वो पेड़ किसी और ही दुनिया के लग रहे थे। करण को रुकना चाहिए था, लेकिन उस उम्र में आदमी को लगता है कि रात और जंगल, ठंड, ये सब सिर्फ तजुर्बे हैं जो जीने चाहिए। वो उस रास्ते पर उतरने लगा। 5 मिनट, 10 मिनट, रास्ता धीरे धीरे कच्चा होता गया। पत्थर की जगह मिट्टी आ गई। पेड़ घने होते गए। टॉर्च की रोशनी कोहरे से टकराकर वापस आती थी, जैसे दूधिया दीवार हो। आगे कुछ खास नहीं दिखता था, और तभी करण को एहसास हुआ कि वो होटल से काफी दूर आ चुका है। वो पलटना चाहता था जब उसे पेड़ों के पीछे से कुछ नजर आया। एक इमारत थी। कोहरे में वो धुंधली सी थी, लेकिन थी जरूर। करण ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। धीरे धीरे रोशनी में उसकी शक्ल साफ हुई। ये एक पुराना स्कूल था। 2 मंजिली इमारत, लेकिन हालत जर्जर। दीवारों पर काई और नमी के दाग। खिड़कियों के शीशे ज्यादातर टूटे हुए या नदारद। उनकी जगह बस काले आयताकार खाली थे। मुख्य दरवाजे के ऊपर एक बोर्ड था, जिस पर अब सिर्फ धुंधले अक्षर बचे थे। हिल व्यू स्कूल, ईस्ट 1923। लकड़ी का दरवाजा अध खुला था, एक तरफ झुका हुआ, जैसे कोई इसे बंद करना भूल गया हो। इमारत के चारों तरफ झाड़ियां उगाई थी। कुछ खिड़कियों में से जंगली बेलें अंदर घुसी थीं। एक तरफ एक छत का हिस्सा धंसा हुआ था। ये जगह बरसों से बंद थी, ये तो साफ था। लेकिन उस वक्त करण के कानों में जो पड़ा वो उसकी समझ से परे था। बच्चों की आवाजें। शुरुआत में उसने सोचा शायद हवा का भ्रम है। पहाड़ों में हवा कभी कभी अजीब आवाजें निकालती है। सीटी, गुनगुनाहट, कभी कभी कुछ ऐसा जो बोलने जैसा लगे। लेकिन ये वो नहीं था। ये कई बच्चों की एक साथ बोलने की आवाज थी। वो लय, वो तरन्नुम, जैसे किसी क्लास में बच्चे मिलकर कोई सबक दोहरा रहे हों। 1, 2, 3 और फिर सब एक साथ। वो आवाजें अंदर से आ रही थी, दूसरी मंजिल की तरफ से। करण का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। उसने कदम पीछे खींचे, फिर रुक गया। फिर एक अजीब जिज्ञासा ने उसे जकड़ लिया। वो जिज्ञासा जो इंसान को उस तरफ खींचती है जहां नहीं जाना चाहिए। वो धीरे से दरवाजे के करीब गया। अंदर का नज़ारा वही था जो बाहर से समझ में आता था। फर्श पर पत्तियां और मलबा, टूटी हुई कुर्सियां, एक पुरानी ब्लैक बोर्ड,
जिस पर अभी भी धुंधले अक्षर थे। शायद किसी हिसाब का सवाल, शायद कुछ और। दीवारों पर प्लस्तर झड़ रहा था। एक तरफ एक टूटा हुआ घड़ा पड़ा था और आवाजें अभी भी आ रही थी। करण ने टॉर्च ऊपर की तरफ उठाई। सीढ़ियां थी लकड़ी की, टूटी हुई जगह जगह से। ऊपर खूब अंधेरा था, लेकिन आवाजें वहीं से आ रही थी। उसने ध्यान से सुना। बच्चे हिंदी में कुछ गिन रहे थे या शायद कोई कायदा पढ़ रहे थे। आवाज में एक खास किस्म की एक रास्ता थी। वो एक रास्ता जो क्लास में घंटों पढ़ते पढ़ते बच्चों की आवाज में आती है। थकान और ध्यान का एक अजीब मिश्रण। लेकिन कोई हरकत नहीं थी, कोई पैरों की आहट नहीं, कोई खिलखिलाहट नहीं, कोई शोर नहीं, बस वो आवाजें। करण के रोंगटे खड़े हो गए। उसने टॉर्च की रोशनी में ऊपर की सीढ़ियों को देखा और वहां उसे कुछ दिखा जिसने उसके पैर जमीन में गाड़ दिए। सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से पर धूल जमी थी, महीनों की, शायद सालों की धूल। और उस धूल में कोई निशान नहीं था, ना पाँव के ना हाथ के, जैसे वहां कोई गया ही नहीं हो, कभी नहीं। हिल व्यू स्कूल की कहानी उस इलाके के पुराने बाशिंदे जानते थे। जो नहीं जानते थे वो या तो नए थे या भूलना चाहते थे। 1923 में जब ये स्कूल बना था तब दार्जिलिंग में चाय बगानों का बोलबाला था। अंग्रेज अफसरों ने इस स्कूल की बुनियाद रखी थी। पहाड़ी बच्चों के लिए, मजदूरों के बच्चों के लिए जो सुबह से शाम तक पत्तियां चुनते थे। स्कूल ने 3 दशक अच्छे से चले, लेकिन दिसंबर 1958 में एक हादसा हुआ। उस साल सर्दियां बेहद सख्त थीं, रिकॉर्ड तोड़ ठंड। स्कूल की दूसरी मंजिल पर उस दिन तकरीबन 20 बच्चे थे। एक शाम पहाड़ों पर जो तूफान आया उसमें इमारत का एक हिस्सा धंस गया। ज्यादातर बच्चे निकल गए, लेकिन 7 नहीं निकले, मलबे में दब गए। रात भर उनकी आवाजें आती रही। सुबह होते होते सब खामोश हो गईं। उसके बाद से स्कूल बंद हो गया। किसी ने खोलने की कोशिश नहीं की, ना सरकार ने, ना निजी तौर पर किसी ने। जो परिवार थे वो पहाड़ छोड़कर चले गए। जो रहे उन्होंने उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। और हर साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, बिल्कुल उन्हीं दिनों में जब हादसा हुआ था, पुराने लोग कहते थे कि उस इमारत से आवाज़ें आती हैं, बच्चों की आवाज़ें, जैसे वो अभी भी पढ़ रहे हों। करण को ये सब बाद में पता चला। उस वक्त वो बस इतना जानता था कि उसके चारों तरफ अंधेरा था, कोहरा था, और उस टूटे हुए स्कूल से बच्चों की आवाज़ें आ रही थी, जबकि ऊपर की सीढ़ियों पर सालों की धूल बेदाग पड़ी थी। वो पलटा, चलना चाहता था तेज, लेकिन पांव जैसे ज़मीन में धंसे हुए थे। वो अजीब हालत होती है जब दिमाग भागने को कहे और जिस्म ना सुने। घुटने थोड़े कांप रहे थे। टॉर्च उसके हाथ में थी, लेकिन रोशनी उसे तसल्ली नहीं दे रही थी, बल्कि कोहरे में रोशनी का एक गोला बना रही थी, जो उसे ये याद दिलाता था कि उस गोले के बाहर कितना अंधेरा है। वो जंगल के रास्ते पर वापस आया, तेज तेज कदम रखने लगा। तभी पीछे से आवाजें रुक गई, और ये ज्यादा डरावना था। जब तक आवाजें थी, कम से कम पता था कि वो वहाँ है, पीछे हैं। अब खामोशी थी, और खामोशी में उसे लगा जैसे कुछ उसके साथ चल रहा है।
पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसने एक बार पलट कर नहीं देखा, एक बार भी नहीं। ये उसका अपना फैसला था, एक अजीब सी समझ जो उस लम्हे में उसके अंदर आई, जैसे किसी ने बिना बोले उसे बता दिया हो कि पलटना मत। जब वो होटल की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो उसके कपड़े पसीने से भीगे थे। उस सर्दी में जहां बाहर का तापमान शायद 2-3 डिग्री था, रिसेप्शन पर प्रेम बहादुर अभी भी बैठे थे। उन्होंने करण को देखा, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसके हाथ में कसकर थामी हुई टॉर्च। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा, चाय पियोगे? करण ने हाँ में सिर हिलाया। वो काउंटर के पास एक कुर्सी पर बैठ गया। प्रेम बहादुर ने कहीं से गर्म चाय का कप लाकर उसके सामने रख दिया। थोड़ी देर बाद करण ने धीरे से पूछा, वो जंगल में एक पुराना स्कूल है, उसके बारे में कुछ जानते हैं? प्रेम बहादुर ने कप अपनी तरफ खींचा, एक लंबी सांस ली। जाना नहीं चाहिए था वहां। मुझे पता था। तो फिर? करण के पास कोई जवाब नहीं था। प्रेम बहादुर ने धीरे से कहा, वो बच्चे हैं, कोई बुरे नहीं, बस गए नहीं। उन्होंने खिड़की की तरफ देखा जहां कोहरा अब और घना हो गया था। हर साल इसी वक्त आते हैं, जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहते हैं, बस। वो रुके। बस ये कभी कभी वो किसी को साथ ले जाना चाहते हैं, इसलिए कहा था कि मत जाओ। करण के हाथ में चाय का कप थोड़ा कांपा। रात को जब राहुल वापस आया तो करण बिस्तर पर लेटा था, आंखें खुली थी। राहुल ने कहा, आज बढ़िया मीटिंग हुई, कल सुबह निकलेंगे। करण ने सिर्फ हाँ कहा। उसने राहुल को उस रात कुछ नहीं बताया। अगली सुबह जब दोनों होटल से निकले और उनकी गाड़ी पहाड़ से नीचे उतरने लगी, करण ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। दार्जिलिंग धुंध में आधा गायब था। पहाड़ की उस तरफ कहाँ वो स्कूल था। दिन की रोशनी में, साफ मौसम में वो जगह ढूंढना मुश्किल होता। करण को याद आया कि जब वो स्कूल के दरवाजे पर खड़ा था और आवाज़ें सुन रहा था, एक पल के लिए उसके मन में आया था कि अंदर जाए, बस एक नज़र, बस देखे कि ऊपर है क्या। वो नहीं गया था, शायद यही सही था। पहाड़ों में कुछ जगह होती है जो इंसान के लिए नहीं होती, जो थे उनके लिए होती हैं, और जो थे वो अपनी दुनिया में पूरे हैं। अपने टूटे हुए क्लासरूम में, अपनी धूल भरी सीढ़ियों पर, अपने बेजुबान सबकों के साथ। उन्हें किसी दर्शक की ज़रूरत नहीं, और शायद जो समझदार हैं वो यही जानते हैं। दार्जिलिंग में कोहरा आज भी उसी तरह उतरता है, हर दिसंबर में। माल रोड से थोड़ा आगे जंगल के उस रास्ते पर एक इमारत है जिस पर लिखा है हिल व्यू स्कूल। दरवाज़ा अभी भी अधखुला है, और किसी रात जब हवा सही दिशा से बहती है तो पास से गुजरने वालों को लगता है जैसे दूर से बच्चों के पढ़ने की आवाज़ आ रही हो। वो लोग कदम तेज कर लेते हैं और पलट कर नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इन कहानियों के बारे में मैं आपकी राय लेना बेहद पसंद करूँगा। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।